बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ शो की समरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एज़ यूजुअल शहर की तमाम खबरें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होने जा रही है बिजली महंगी एक बार फिर हो गई है, और इसके साथ साथ कुछ बात होगी शहर लाहौर की मौजूदा सूरत हाल की, जिसमें स्मॉग अब बढ़ती चली जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शदीद हद तक मुतासर हो रहा है। तो इसके असरात क्या हैं, इससे किस तरह से महफूज जो है वो अपने आप को रखा जा सकता है, वजूहात क्या हैं। आया बार बार चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि स्मॉग की वजह ये है, लेकिन हम देख रहे हैं गुज़श्ता 3-4 साल से जो प्लानिंग की जाती है टाइमली उस पर अमल दरामद नहीं होता। हम सीखते कुछ नहीं हैं और जब फिर मसाइल बढ़ जाते हैं तब उनसे निमटने में भी मुश्किलात का सामना होता है। कुछ बात होगी शहर में कोरोना केसेस जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। कल एक हमने मुकम्मल शो किया जिसमें आप तक मैसेज पहुंचाने का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ एहतियात हम ही ने बरतनी है, और आज भी हमारा यही मैसेज आपके लिए होगा कि प्लीज़ एहतियात कीजिए। साथ ही साथ शो में आपको मिलवाएंगे आज के स्पेशल मेहमानों से। आगाज़ करते हैं, जानते हैं सबसे पहले आज मौसम कैसा होगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं। लाहौर शहर के मौसम की अगर बात कीजिए तो मौसम में ग्रेजुअली तब्दीली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत में वाज़ह कमी जो है वो देखने में आ रही है, जिसकी वजह से स्मॉग भी जो है वो बढ़ रही है और उसके असरात जो हैं वो पूरे शहर को जो है उसने अपनी लपेट में ले लिया। और अगर आज बात की जाए स्मॉग की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो 248 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज रहने का इम्कान है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह के वक्त दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 66% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब जो है वो कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत और हब्स जो है वो कम हुई है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बारिश तो नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली मौसम में जो तब्दीली हो रही है उससे दर्जा हरारत में वाज़ह कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और यही वजह है कि स्मॉग बढ़ने के खदशात और इम्कानात भी जो हैं वो स्मॉग बढ़ने के इम्कानात और खदशात ज़्यादा हो नहीं गए बल्कि हो चुके हैं, क्योंकि बाहर जो सूरत हाल है वाज़े तौर पर उस पर नज़र आ रहा है कि स्मॉग किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। खैर, मौसम में तब्दीली भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और इसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से भी हम देख रहे हैं मुतासर हो रहे हैं, कोरोना के खदशात भी हैं। तो खुदारा अपनी एहतियात कीजिए, जो एहतियाती तदाबीर आपके डॉक्टर्स बताते हैं प्लीज़ उन पर अमल कीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहली खबर है जी, एक और ऑडियो लीक। वजीर कानून ने उमर शेख से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। उमर शेख ने वजाहत पेश की, लेकिन वजीर कानून ने तहरीरी वजाहत मांगी। एक और झटका तैयार, बिजली फी यूनिट 1 रुपया 36 पैसे महंगी करने की सिफारिश। सारिफीन पर 53 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना की फिर लाहौर पर यलगा, मजीद 93 शहरी वायरस का शिकार। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तशवीश का इजहार कर दिया। लाहौर ये होशियार, शहर की फिजा बीमारियों से भर गई। आलूदगी बढ़ने से शहर में स्मॉग का खतरा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है उमर? अल्हम्दुलिल्लाह ना, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। पहली खबर की तरफ चलते हैं और खबर हमारे पास है जी, बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, एक बार फिर से हमने देखा इजाफा हुआ है। बैक टू बैक आई थिंक ये तीसरी दफ़ा इजाफा है और इससे ऑब्वियसली अल्टीमेटली अवाम ही परेशान होंगे। क्या कहेंगे उमर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पहली खबर दिन का आगाज़ और वो भी महंगाई। एक तरफ तो कभी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ दो रोज़ कबल, दूसरी दफ़ा फिर बिजली तो अब ऐसा बन गया, रूटीन बन गया कि मेरा अंदाज़ा शायद आटा, चीनी और उसके साथ साथ बिजली और ये दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनमें हुकूमत ने शायद दिन रखे हुए हैं। जिस तरह दिन होते हैं ना, हमने डिसाइड किया होता है कि पीर को ये काम करेंगे, मंगल को ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत ने अब इस तरह की तैयारी की हुई है कि आवाम को जो है वो परेशान रखना है
کسی دن آٹے کی قیمت بڑھا دینی ہے 2 روز قبل جس طرح, کیونکہ یہ ساری چیزیں میں میڈیسن پہ اس لیے آیا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو دیکھنے والے ناظرین ہمارے ہیں, چاہے وہ انا آپ کا گھر ہو, میرا گھر ہو, ہم سب کا یہ روزانہ کی چیزیں. اب 1 روپے 36 پیسے مہنگی کرنے کی جو سفارش کی گئی ہے, اب سے کچھ عرصہ قبل پہلے بھی جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو اور یہاں 2.25 سال ہو چکے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر 15 دن مہینے بعد کوئی نہ کوئی عوام کو جو ہے وہ پریشانی میں اضافہ کرنے کے حوالے سے حکومت کا کوئی نہ کوئی اقدام ہمارے سامنے آتا ہے. بجلی ہر انسان کامن جو عام انسان ہے وہ استعمال کرتا ہے, اس کے گھر میں ہوتی ہے, اور پھر اس طرح کی پریشان کر دینا لوگوں کی. دیکھیں ایک جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ تنخواہ جو ہے یا اچھا ایشو یہ ہے کہ عوام تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ موسم میں تبدیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا ہے, تو چلیں آپ کے ایئر کنڈیشن بند ہوں گے, گھر میں کچھ بجلی کا بل تو آپ کو مناسب آنا شروع ہوگا, لیکن جب بیچ میں اس طرح کی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے چیزیں زحمت الٹیمیٹلی بنتی چلی جاتی ہے نا. آپ جس طرح کہہ رہی ہیں واقعی موسم کا جب آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میرے خیال سے سردیوں کی بھی لوگوں کو اس طرح سے خوشی نہیں ہوگی کہ کم از کم نہیں, وہ سردیوں کی خوشی کیسے ہو آپ مجھے بتائیں, جب آپ کا ملک کا جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ سردیوں میں جو ہے وہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے, سوئی گیس کا بحران آ سکتا ہے, تو وہ کیسے ہو. لوگوں کو پہلے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس طرح بات کریے کہ موسم جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, سردیاں ہمیشہ بڑا اچھا, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر رہتی بھی, لاہور میں تو ویسے بھی گرمیاں کافی عرصہ رہتی ہیں, کافی مہینے, تو سردیوں کا موسم جو ہے وہ ایک پلیزنٹ ویدر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور لوگوں کے بڑے پلانز ہوتے ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ یا تو حکمران جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی والی جو ہے وہ خبر بتا دیتے ہیں, جس سے انسان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں جو جس طرح ہو شربہ اضافہ ہو رہا ہے, میں اس کو لنک کر رہا ہوں ساری چیزوں کے ساتھ, میڈیسن کے ساتھ بھی اور دیگر جو عام استعمال کی اشیاء ہیں, اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انا جو ہمارے لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت, ناظرین جو ہیں ان کے گھروں میں بجلی آئے گی تو وہ ٹی وی دیکھیں گے نا, اور وہ استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی گھر میں بجلی کا استعمال ہو رہا ہے, گھروں میں میڈیسن کا استعمال ہو رہا ہے, سب چیزوں یہ جو بیک ٹو بیک اضافہ کیا جا رہا ہے, شاہد سپرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ناظرین کی وہ اچھی طرح سے اس معاملے پر رہنمائی کر سکیں گے. شاہد سپرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اصل میں آپ کا بیپر ہم تبھی لیتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, جب ہمیں پتہ چلتا ہے جی گیس نایاب ہو رہی ہے. بار بار بجلی مہنگی ہونے کی وجوہات کیا ہیں, اب عوام کہاں جائیں اگر اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا, اس دفعہ کیا جواز ہے؟ دیکھیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ شاید پاکستانی جو قوم ہے اس کے مقدر اور قسمت میں لکھا جا چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چند روز قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوارٹر ٹیرف آیا, اس کی مد میں بڑھایا گیا, اس سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آئی, اس کی بنیاد پر بڑھایا گیا, اور گزشتہ شب جو ہے دوبارہ ایک سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے پیٹیشن فائل کی گئی ہے کہ 1 روپیہ 36 پیسے فی یونٹ کے حساب سے ہمیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ حالات تو چلتے رہنے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مہنگے داموں بجلی بناتے ہیں, فرنس پر بجلی بناتے ہیں, اور فرنس پر جو بننے والی بجلی ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہوتی ہے. ہائیڈل جنریشن ہمارے پاس ہے نہیں, ایل این جی پہ بھی اگر ہم جنریشن کریں تو وہ بھی مہنگے داموں ہیں. یہ بنیادی وجوہات ہوتی ہے. اب جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ماہ سپٹمبر میں جو بجلی استعمال کی گئی ہے اور اس کے بعد جو کمپنیز کی جانب سے اس کی بلنگ کی صورت میں ریٹرن دیا گیا ہے تو اس میں اب گیپ آیا. وہ کتنا ہے, وہ 53 ارب روپے کا آیا, لہٰذا ہم نے اس کی وصولی کرنی ہے. اب 29 اکتوبر کو دیکھنا ہے کہ نیپرا جب اس کی ہیئرنگ کرے گی اور ہیئرنگ کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. شاہد سپرا صاحب مجھے یہ بتائیے گا گیپ کی وجوہات کیا ہیں, اور جب وصولی کرنے پہ آتی ہے تب پیسے پھر عوام کی جیب سے ہی کیوں نکالنے کا پلان کیا جاتا ہے؟ گیپ کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہے اس پر سبسڈی دی جاتی ہے, چاہے گیس ہو, بجلی ہو, جو بھی آپ کی اشیاء ضروری ہیں, بنیادی ضروریات ہیں. یہاں کیا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے, ہم لوگ سبسڈی نہیں دے سکتے. جب گورنمنٹ اس طرح کے مہنگے دام, اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم 23 روپے والا یونٹ بنا کر ہم 20 روپے اس کو فروخت کرتے ہیں صارفین کو. کب تک ہم 3 روپے فی یونٹ کے حساب سے یا 2.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے گورنمنٹ برداشت کرے گی؟ تو یہ سبسڈی ہوتی تھی. یہ گزشتہ دور میں بھی ہوتا تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وصولیاں ہوتی تھی, اور اب بھی ہو رہی ہے. اگر گورنمنٹ حوصلہ کرے اور صارفین کو کہے کہ ہم بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں تو یہ سبسڈی دی جا سکتی ہے. یہ سبسڈی کی ہی صورت میں یہ پیسے, ادروائز جو آپ نے آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے,
उसके मुताबिक हुकूमत ने तो उनको पैसे देने हैं और अल्टीमेटली वो पैसे कहाँ से लेने हैं? हम और आप लोगों से साथ से कलेक्शन करनी है। और बिजली और गैस के बिल वाहिद ऐसा जरिया है कि बड़े आसानी से आप कलेक्शन कर सकते हैं, जो कि हर घर में बिल भी जाना है और फिर वापसी भी होनी है, इसलिए गवर्नमेंट इसको शाहिद सिप्रा साहब, एक और अहम पहलू जिसकी तरफ मैं निशानदेही करने चाहूंगी कि हम ऑब्वियसली ये प्लान करते रहते हैं कि किस तरह से हमने गैप फिल करना है, तो सारिफीन की जेबों से पैसे निकालने हैं। बिजली चोरी एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसके लिए कभी कोई मौसर प्लानिंग नहीं हुई। डू यू थिंक कि अगर इसको ही हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हद तक मामलात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली चोरी पे आप लेकिन अरबों रुपए के लॉसेज हैं तमाम कंपनी के, चाहे आप उसमें लेस्को ले लें, लेस्को भी 12.7% तक इस वक्त उनकी चोरी है, जो उनका अपने आदाद शुमार है, जो आपने काफी सूरत में बनाए हुए हैं। हकीकत में कुछ और चीजें होती हैं। तो अगर वो बिजली चोरी रुक जाती है तो फिर हालात कुछ और होते हैं। हमेशा बिजली की कंजम्पशन ही उस वक्त होती है जब वो चोर बिजली चोरी कर रहे होते हैं, वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आम सारे जितने बिल अदा करना है या मीटर के जरिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक महदूद लेवल रख के और एक महदूद उसको पता होता है कि मेरा कितना बजट है और मैंने कितनी बिजली इस्तेमाल होती है। और वहां पर बिजली हमेशा चोरी की सूरत में होती है, तो उसका काबू नहीं पाया गया। जब ये नई गवर्नमेंट आई थी और नया पाकिस्तान बना था, उस वक्त आपको याद होगा कुछ ऑपरेशन भी हुए, चोरों को पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वसी पैमाने पर जो होने वाली बिजली चोरी है उसको पकड़ा जा सके। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहां लोड शेडिंग की जाए। तो भाई जो वहाँ बिल देते हैं कुछ कंज्यूमर, कुछ परसेंट तो कंज्यूमर वहाँ बिल भी देते हैं, तो उनका क्या कसूर है? इसका क्या मतलब है? आपने बिजली चोरों के सामने घुटने टेके हैं, बिल्कुल आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हम उनको लोड शेडिंग देंगे। भाई जिसने चोरी करनी है अगर 3-4 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेगा, कम से कम जेबों पर जो पैसे जो बोझ पड़ रहा है वो तो नहीं उसको पड़ रहा। बिल्कुल तो सही कहा। खैर, थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आपका बीपर करें तो हमारे पास खुशी की खबर ये हो कि बिजली की कीमत जो है वो कम हो गई है। कुछ अच्छी खबर आपकी साइड से सुनने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन मुझे नहीं लगता हालात ऐसे। मुस्कुरा रहा था कि ये तो मौजूदा ही होगा, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि जब लास्ट नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हम कहते थे कि बिजली तो हमेशा ही अब महंगी होगी, ये तो अब कम इसके रेट नहीं दिखाई देते कि जो है जिस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जिस तरह सिप्रा भी बता रहा था कि 23 रुपये का है और 20 रुपये का हमें सार्फिन को पड़ रहा है, तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किसी ना किसी तरीके से पैसे अवाम की जेब से निकलेंगे। तो मुतबादिल ज़राए जो है ना उसको देखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट उसके हवाले से कोई सरमायाकारी करे, उसके हवाले से कोई प्लान दे। जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर घर हैं, घरों में अगर कोई सोलर सिस्टम के हवाले से कोई ऐसा लोन सिस्टम आ जाए या कोई उस पर कोई सब्सिडी दी जाए, ताकि क्योंकि ये हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन ये कल्चर किसने डेवलप करना है ना, ये गवर्नमेंट ने करना है। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये नया पाकिस्तान है, तो चलें कोई अच्छी सोच के साथ आते और इसमें कोई बेहतरी लाते। और ये सजेशन है कि आप क्योंकि बिजली तो सस्ती नहीं हो रही और ना होने के चांसेस हैं, दूसरी ऑप्शंस हैं हम उन पे हाँ, मुतबादिल ज़राए को भी तो देखा जा सकता है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह हुकूमत अगर कर्जे दे रही है, तो इसी तरीके से अगर सोलर सिस्टम पर चले जाएं या कोई और सोर्सेज हों, तो उस पर अगर बिजली के हवाले से हो जाए तो चले जी। इस पे थोड़ा सा शहरियों को भी मेरे ख्याल से अपना किरदार अदा करना है। जो अल्टरनेट चीजें हैं उनकी शहरी तरफ तो भी बेचारे आपको जाना परेशान हैं, वो तो इस वक्त जो महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। अपने लिए रास्ता तो उमर हमने खुद निकाल लेना, तो जो अल्टरनेट वेज हैं उसको जरूर आपको सोचना भी चाहिए और उससे कोई हल भी निकालना चाहिए। खैर, अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और कल सीसीपीओ साहब के लिए जग्गा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। सीसीपीओ साहब, मैंने कल कहा था कि अब देखते हैं कि अगली खबर हमारे पास क्या आती है, और उसमें इंतज़ार मैं तो कर रही थी, लेकिन इंतज़ार इतना कम था ये तो मुझे समझ नहीं आया कि आज एक और ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है। अच्छा, सीसीपीओ साहब असल में सबको बता रहे हैं कि वो सीसीपीओ हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। किस तरह, पहले आपको सुनाते हैं। ज्यादा हो जा, मेरे लिए मौत है, तुम मेरी मौत का समान पे कर दो, मैं तुम्हारी मौत का समान करांगा। मैंने ਇਹਦਾ जवाब जरूर दे, मैं तेरे छड़ांगा। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उमर इंतहाई सेंसिटिव मामलात है और मुझे हर रोज बाकायदा हंसी आती है। सीरियसली, मतलब समझ नहीं आता कि बंदा कहाँ से शुरू करे। इतनी अहम पोस्ट और हर रोज इस तरह की धमकाने डराने वाली एक वो आपको ऑडियो सुनने को मिल रही है। कभी एक खातून के साथ बदतमीजी, समझ से बाहर है ये चीज़। इरफान से कल बात हो रही थी, इरफान मलिक और मलिक साहब से और आबिद चौधरी जो इनकी खबर भी है ये,
تو روزانہ سی سی پی او کی درے نایاب نے تو کل باقاعدہ سلیوٹ کیا عرفان صاحب کو کہ آپ آفس میں ان کے جاتے ہیں, آپ خبریں اکٹھے کرتے ہیں, آپ کی ہمت ہے. نہیں, ملک صاحب سے کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا ملک صاحب اب سنائیں کیا حالات چل رہے ہیں. تو کہتا ہے یار وہ بھائی جو ہیں ہمارے کہتے ہیں روز کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ میری موت کا بندوبست میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں جب آپ کسی سینسٹیو عہدے پہ پوزیشن پر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا, یہ بزنس کے ان کے شراکت دار ہیں جن کے بزنس کے ساتھ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے اور دھمکیوں تک آ گئے ہیں وہ. اور وہ آپ دیکھ لیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کا. اور ظاہری بات ہے وہ سی سی پی او ہیں, پولیس کے سینئر آفیسر ہیں, اور پولیس تو اس ملک میں سب کچھ کر سکتی ہے, ہم جانتے ہیں اس بات کو. لیکن پھر یہاں جب سی سی پی او پہ بات آتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سینئر آفیسر ہے, اور پھر جب آپ اس طرح کی گفتگو, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر کالز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس طرح کی گفتگو ہو جانا بڑا حیران کن ہے. اور بلکہ حیران کن تو اب نہیں رہا, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہی سی سی پی او کی کبھی کسی خاتون کے ساتھ خبروں کی زینت بن گئے سی سی پی او صاحب. بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ موٹر وے والا کیس ہوا, جس طرح کا انہوں نے سی سی پی او نے بیان دیا, اس کے بعد پھر پرسوں ہم نے ایک خاتون کی جس طرح جو تھانے پہنچ گئی تھی درخواست لے کر, پھر کل یہاں پر آ گئی, آج پتہ نہیں کون سی انفارمیشن یا کون سی خبر یا کون سی آڈیو لیک ہوگی سی سی پی او صاحب کی. تو دیکھیں جب آپ اتنی سینسٹیو پوزیشن پر ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر قانون صاحب نے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے, سرزنش بھی کیا, اور انہوں نے تحریری وضاحت مانگ لی ہے. اوبیسلی اتنی اہم سیٹ ہے, ہر روز ایک چیز, اور پھر آپ کی سیٹ جو ہے اوبیسلی اس کے اکارڈنگ یہ چیزیں کل بالکل چھٹی پر چلے گئے. اور وہ اب دیکھیں 2 یا 3 دن کی ان کی چھٹی ہے, اور اسی وجہ سے اب یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ کل کوئی سی سی پی او صاحب کی نیوز نہیں آنے. نہیں, وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی. عرفان ملک صاحب آپ کو پتا بڑے انرجیٹک رپورٹر ہیں, وہ تو خبروں کے معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خبر آج. خیر, آن سیریس نوٹ عمر, میں کل بھی یہ چیز ڈسکس کری تھی کہ اس طرح انتہائی اہم پوسٹ پہ, کیونکہ آپ اپنی پورے محکمے کو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے پورے محکمے کو چلا رہے ہیں, لاہور شہر کے, آپ لاہور شہر اتنا اہم شہر ہے پاکستان کا, اور اس کے بعد اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے جو ہے سبارڈینیشن میں آپ کی جو سبارڈینیٹ جو ہے وہ ایس ایس پی, ایس پی, ایس ایچ اوز, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جو لڑائی ہوگی تھی ان کی سینئر آفیسر کے ساتھ, تو رویہ ایسا رکھنا چاہیے جس سے ایک اچھا میسج جائے, ایک اچھا امیج جائے. ایک پوسٹ کا ڈیکورم ہوتا ہے نا آپ کی, آپ بالکل اس چیز کو بھول چکے ہیں, آپ کے ماتحت افسران کس طرح سے آپ کی رسپیکٹ کریں گے, ایک امیج ایسا آپ کا بن گیا ہے نا. میں کہتا ہوں کانسٹیبل میں اور ایس پی میں فرق ہوتا ہے, یہ تو پھر سی سی پی او ہیں. اوبویسلی جب یہ سی سی پی او کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پوسٹ کا, اس سیٹ کا ہم لحاظ رکھنا چاہیے, اس سیٹ کا جو رسپیکٹ ہے اس کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے عزت دی ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور کیا اپنے اختیارات کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. لیکن اس طرح کہ میں جان سے جو ہیں وہ اچھا, سی سی پی او صاحب کا جو فرسٹ امیج آیا, جس طرح سے سانحہ موٹر وے ہوا, اس کے بعد جو ان کی گفتگو تھی, اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی, اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ وہ میڈیا کے سامنے چپ رہیں گے. اب اگر وہ چپ رہ بھی لیں تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہر روز, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح پرسوں خاتون کا سامنے آیا واقعہ, جس طرح اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اس کے بعد کل جس طریقے سے جو ہے اب یہ دوبارہ ایک آڈیو لیک ہو گئی. اب تو چھٹی پر ہی چلے گئے 2 سے 3 روز کی, لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ جب پولیس کے ایک سینئر آفیسر, دیکھیں آپ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں نا کہ انہی کو فالو کرنا ہے سب لوگوں نے. میں نے کہا اچھا, ہر روز اس طرح کی جب بھی ہم کوئی خبر شیئر کرتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ پولیس میں اضطرابی کیفیت ہے, ہونی چاہیے, ہوگی بھی. اگر پولیس کی اضطرابی کیفیت ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا عمر, ہم امیجن کر سکتے ہیں. بالکل, آپ دیکھیں نا, عوام تو پہلے ہی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جانے سے گریزاں ہوتی ہے. پولیس کلچر جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہو سکا, جو اس تبدیلی حکومت کا سرکار کا جو ہے وہ نعرہ تھا. لیکن جب اس طرح کے سی سی پی او آ جائیں گے, مجھے یاد ہے مجھے ایک ایم پی اے نے بتایا, نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ سی سی پی او نے کہا ایم این اے, ایم پی اے بھی اگر کو پکڑنا پڑے تو پکڑ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک ہجانی سی کیفیت. پھر آپ یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جمہوری ملک ہے, اور جو پچھلے دنوں میں اس صرف چند روز قبل جو ہے 1 ہفتہ قبل لوگ جس طریقے سے پولیس کا رویہ تھا, لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کر رات کے 2-2, 3-3 بجے انٹر ہوئے, وہ سی سی پی او ہیڈ کر رہے ہیں نا, تو ان کی انسٹرکشنز کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. پھر اس طرح کی آڈیو لیکس ہو جانا, دیکھیں ہیڈ آف دا جب آپ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے. آپ اس طریقے سے اقدامات کریں کہ اب لوگوں کے لیے مثال بنے.
पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट का मतलब यही है कि अवाम के दिल के उमर, लिए। आप पब्लिक की बात करें, अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। हम पहले भी देखते थे कि अवाम ने जब भी कोई मसला होता था, ये सीसीपीओ की चोरी वजह से डकैती की आप वारदातों पे बिल्कुल कह जब रहे भी हैं। कोई थानों में देखिए, जाता था तो उन्हें बगैर रेफरेंस के कोई उनकी बात नहीं सुनता था। और अब जब हेड ये तमाम चीजें हो रही हैं तो नीचे वाले अमले का हाल क्या होगा वो तो आप बेहतर मैंने तरीके आपको से नीचे वाले अमले के डिस्कशन किया ना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बल्कि वो आपने खबर ब्रेक की थी, मुझे याद है पिछले जुमेरात को थी, कि एक शालामार स्कीम का कोई काउंसलर वगैरह था, कोई काउंसलर था, कोई दहशतगर्द तो नहीं था, उसके घर पे सीढ़ी लगा के रात को 2 या 3 बजे, वो वीडियो है। बिल्कुल और एक नहीं कई घरों में देखिए, आप रेड करें, ठीक है, आप पूछ रहे हैं, आप सीढ़ी लगा के रात के किसी के घर में दाखिल हो जाएं, खवातीन वहां पर होती हैं, रात के 3-4 बजे का क्या मकसद है? वो कोई दहशतगर्द नहीं है, ये किस तरह का सलूक किया जा रहा है? और ये पुलिस के इन चेंजेस को, इन तब्दीलियों को देखना चाहिए। अब इसमें यह भी देखना चाहिए कि कई लोग जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बेहतर भी हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब सीसीपीओ की इस तरह की कॉल रिकॉर्ड्स लीक हो, ऑडियो कॉल जो है वो लीक हो, तो फिर उससे क्या इमेज जाएगा पुलिस? खैर, इमेज जो जाएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। हालात ये हैं कि फोर्सेस, कैमरे बेकार, रोजाना 1.25 करोड़ गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चोरी होने लगी हैं। अब ये मामला जब सब होंगे तो शहर किसके रहमो करम पे है? डाकुओं के। जी उमर, देखें, जब आप पुलिस को भी इंतकामी कार्रवाइयों पे लगा देंगे, पुलिस को भी आप रेडों पे लगा देंगे, और आप यहाँ पे ये देख ही नहीं रहे पुलिस का जो, देखिए एक एसएचओ, अगर, क्योंकि हम इस गली मोहल्लों के रहने वाले हैं ना, मैं जानता हूँ कि एसएचओ तगड़ा आ जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चलें कुछ यानी जिसे कहते हैं ना हमारे उसमें के तगड़ा आ जाए और वो थोड़ा सा सख्ती कर दे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो उनसे वहाँ पे जहाँ पे जराइम को कंट्रोल ना किया जाए। सब नॉलेज में होता है, बिल्कुल ऐसे ही, नॉलेज के मतलब बगैर नहीं होता, लेकिन इसलिए पुलिस को चाहिए कि, और अगर हम स्पेसिफिकली शहर की बात करें तो इलाके पुलिस के फिंगर टिप्स पे हैं कि कहाँ पर ये मोटरसाइकिल चोरी, अच्छा, ये गाड़ी एसएचओ चोरी भी, एसएचओ अक्सर वही हैं जो 10 साल से मुख्तलिफ पोस्टों पे रहे हुए हैं। ये इनमें से अक्सर जो पुराने भी हैं वो जानते हैं, जो डीएसपी हो गए हैं, एसपी जो हैं, जैसे हमें नाम पता है, बहरहाल के यहाँ पर अगर एक मिसाल है, उन्हें 2-2, 3-3 साल हो गए, तो वो अच्छे तरीके से इलाके के हवाले से मालूमात रखते हैं कि कौन से इलाके में कहाँ पर जराइम हो रहे हैं, कहाँ पर जुए का अड्डा है, कहाँ पर जो उनसे जराइम पेशा अफराद। बिल्कुल, अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीसीपीओ के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि किस तरह से उनका बिहेवियर है, हर तरफ डिस्कशन हो रही है। मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त वो एक्चुअली मीडिया की जीनत, खबरों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। अवाम कहीं पर भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की फोर्स है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें चोरी होना, घर की दहलीज पे शहरियों का लुटना, कोई बात ही नहीं रह गई है। क्या कहेंगे? जी ना, बहुत शुक्रिया। ये कल खबर दी थी मैंने कि लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शहरियों की चोरी हो रही हैं। और लाहौर जैसे बड़े शहर में अब तक पहले 9 माह के दौरान 8600 मोटरसाइकिलें और 650 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए पुलिस हुकाम के हवाले से, तो जब भी आप उनको मिलेंगे, जब भी आप बात करेंगे, तो उनका कहना होता है कि वो तमाम चीजों को बड़ा मान्यूटली देख रहे हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं, पेट्रोलिंग का अमल बड़ा मौसर बना दिया गया है, हर रोज नई प्रेस रिलीज जारी होगी। लेकिन साई साहब ये सब अच्छा कि रिपोर्ट सिर्फ कागजों तक है। ये है ना, ये सिर्फ बातों की हद तक है। आप इनके अपने अदादोशुमार देखते हैं तो ये शर्मिंदा होते हैं उन अदादोशुमार को देख के जो हम निकालते हैं, जो ये शेयर नहीं करते और पब्लिक को नहीं दिखाते। सीसीपीओ साहब की बात की जाए तो ये कहते थे कि लाहौर को यूरोप बना देना, जदीद तर्ज की जो ममालक हैं उनकी तरह की पुलिसिंग होगी। तो अब आपको पुलिसिंग के बारे में बताएं तो लाहौर पुलिस भी इनसे इंतहाई खौफजदा है, वो काम नहीं करते। और आवाम के साथ जो हाल किया, वो 2 दिन पहले जो ऑडियो लीक हुई है वो आपने सुनी ली है कि किस तरह इन्होंने शहरियों के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ही जाने कि किस तरह की तब्दीली चाह रहे हैं पुलिस में, और लाहौर शहर को किस तरह ये जदीद बनाना चाह रहे हैं कि शहरियों को गालियां पड़ेंगी पुलिस से राब्ता करने पे, या पुलिस वालों को अगर कोई आगे से अपने बड़े अफसर के सामने बोलेंगे तो उनको फौरी तौर पर थानों में बंद कर दिया जाएगा। या जिस तरह SPCA के साथ हुआ था कि उसकी जानब से IG पंजाब को पहले आगाह किया गया और CCPO को बाद में बताया गया, तो उस पर उसकी ले दे हुई और उसको फौरी तौर पर ओहदे से हटवा दिया गया। IG पंजाब के पास CCPO तकरीबन पौना घंटा बैठ के ये रिक्वेस्ट करते रहे थे कि SPCA को तब्दील किया जाए, वरना उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। तो जब इस तरह के मामला हो जाएंगे, हर चीज पर्सनल हो जाएगी, तो पुलिसिंग जो है वो
खराब होगी शहरियों को। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही। साहिद साहब चोरी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप ही की ये खबर है, मुसविदा तैयार करने का हुक्म दिया गया है, पुलिस में कोर्ट मार्शल, आईजी पंजाब भी सीसीपीओ के हमनवा। अब इसके पस पर्दा क्या मुहरकात हैं, क्या मकसद है इसका? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान अपनी तस्कीन के लिए और जो अपने अहकामात करते हैं, इस तरह के लोग जो छोटे पुलिस मुलाजमीन की किसी भी गलती पे, किसी डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल एक्ट पे जो सजा देते हैं, वो उनका कहना है कि उस पर वो जाके दूसरी जो अपील है वहाँ बाहर जाके जब अपील करते हैं तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है और वापस पुलिस में आ जाते हैं। तो इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह फौज में एक निज़ाम है कि उनका अपना ही सिस्टम है, उसी में अपील है, बाहर जाके आप अपील नहीं कर सकते, उस तरह का सिस्टम यहाँ पे वजह किया जाए ताकि पुलिस अफसरान जो भी सजा दें उसके खिलाफ वो किसी जगह पे अपील ना कर सके, ना किसी अदालत में जा सकें, ना किसी सिविल कोर्ट में जा सकें, बस जो पुलिस अफसर फैसला कर दे उसी पे हतमी अमल हो। तो इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल इस पे अमल दरामद हो सके, चूंकि पंजाब पुलिस भी जो सिविल सर्वेंट्स डिसिप्लिन रूल 1975 है उसके तहत काम कर रही है। चूंकि ये पंजाब पुलिस अवाम का हिस्सा है तो इसलिए अब देखते हैं कि क्या करती है, लेकिन आईजी पंजाब की जानब से भी डीआईजी लीगल को हुक्म दिया गया है कि बुनियादी चले जी, हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन अब इसके समरात क्या हैं ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच। अली साहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर की से हमें आगाह कर रहे थे। साहिद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर इंतहाई जो है वो अलार्मिंग है। आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं सीरियस हो रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी जो कुछ देर पहले आपके साथ अपडेट शेयर किया उसके मुताबिक 3 अमवात शहर में हो चुकी हैं। कोरोना की शहर पे फिर गिरदार, 93 शहरी वायरस का शिकार, 24 घंटे में 8 अमवात भी हुई हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि सिर्फ और सिर्फ एहतियात की जाए, कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आई डोंट नो कि हम क्यों अपनी आदतें तब्दील नहीं करें। जी उमर अना बिल्कुल 24 घंटे में जिस तरह अमवात का रेशो आप देख लें किस तरह बढ़ रही हैं और फिर हम देख रहे हैं कि अक्सर जो है वो कोरोना पेशेंट, ये कल 8 अमवात हुई, अब तक जो अभी अपडेट जाहिद साहब ने शेयर किए हैं 3 अमवात हो चुकी हैं। मतलब मुझे तो खौफ है कि हम दोबारा उस तरफ ना चले जाएं। अल्लाह ना करे और यकीन करें कि उस फेज से आज तक अभी तक नहीं निकल पा रहे। हालांकि अब जो है वो रूटीन्स तमाम बहाल हो गई, लेकिन बात वही आ जाती है कि सारी चीज़ें जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की नहीं होती, कुछ अपने काम करने वाले होते हैं। हमें अपने घरों में सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मेल जोल में जो एक कोरोना के SOPs थे, ये तो हम सभी उम्र जानते हैं कि आपकी जिंदगी रुक नहीं सकती है, आपने घरों से बाहर भी निकलना है। लॉकडाउन से किस कदर लोग मुतासिर हुए, तो हम आज तक रिकवर नहीं हो पा रहे, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग साइकेट्रिकल तो अगर हम ये चीजें खुद से नहीं देखेंगे तो हम तो फिर लोग साइकेट्रिकल पेशेंट्स बन गए। अभी तक अगर आप देखें इस सिचुएशन को तो लोग उस फेज से नहीं निकल पा रहे और वो डर गए, खौफजदा हो गए। तो इसलिए अल्लाह ना करे कि हम उस फेज में जाएं या उस सिचुएशन में जाएं। उससे बचने के लिए ये देखें कोरोना वायरस दोबारा आ गया, ये तो बड़ा क्लियर है कि लोगों को एहतियात करेंगे, वही उन्हीं SOPs को थोड़ी सी देखें एहतियात कर लें, क्योंकि अब एक और भी मसला आ गया कि मौसम भी चेंज हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम इसलिए भी हो रहा है लोगों को। ऐसे ही है। तो अगर कोरोना वायरस के हवाले से हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, समाजी उसमें जो है SOPs को फॉलो करें, अगर थोड़ा सा फासला रखें तो अच्छा है, बेहतर है ना कि आप लोग सेहत का ख्याल करें और सिर्फ अपनी सेहत का नहीं अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखें। थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सोच लें, थोड़ा सा ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, आप आज से 2-3 महीने पहले देख लें कि जब लॉकडाउन हुआ लोग घरों में महसूर हो गए, लोगों के रोजगार मुतासिर हो गए, अब इस कदर परेशानी थी हर घर में। देखें अना, मुझे वो वक्त वो बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं कि ऑल्दो हम तो ऑफिस में होते थे, लेकिन आप बाहर निकलते थे तो दिन के अगर 10 भी बजे और अपने करीबी अजीजों कारिब से भी आप सलाम दुआ नहीं कर सकते थे और फिर दुकानें तमाम बंद, सन्नाटा, कर्फ्यू की सिचुएशन थी, एक खौफ था, आप बाहर निकलते थे तो आप एक डर की है। मैंने आपको बताया ना, लोग नफ्सियाती मरीज हो गए थे उस फेज में। तो अना अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे, देखिए शहरियों को करनी पड़ेगी, जो लोग नाज़रीन देख रहे हैं और खसूसन जो घरों में बैठी खवातीन है वो अगर देखें इस चीज को कि अपने घरों में अगर एहतियात नहीं कर रहे, मर्द वगैरह नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों ने बाहर जाना होता है, अगर वो एहतियात नहीं कर रहे तो करवाएं। कि उसकी वजह यह है कि अगर आप SOPs पर अमल दरामद होगा तो हमारी सिंपल बात है, घर में बड़े अगर एक चीज को फॉलो करें ना, आपके घर के बच्चे
दूसरे सब लोग खुद ब खुद इस चीज़ को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ नहीं, है। ये बहुत अहम भी है क्योंकि ये जिस तरीके से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, अल्लाह ना करे ये दोबारा इसका रेट इसका जो है लोगों में ज़्यादा इफेक्ट मुतासर करे। फिर दूसरा ये भी देखें, अभी आप नेक्स्ट शायद खबर डिस्कस करेंगे स्मोक की, तो उससे हम रिलेट करेंगे कि नज़ला ज़ुकाम तो अब लोगों को हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखें तो इस वक्त अगर सारी सूरत हाल में देखें, थोड़ी सी एहतियात है ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि अगर हम 3 से 4 महीने पहले के उसमें वक्त में फेज में चले जाएं तो वहां पर देखते हैं कि मार्च और उमर ये चीजें रियलाइज कराने का मकसद ये है कि जब हम रिलेट करेंगे ना दोनों सिचुएशन को, खुदा ना खास्ता आपने सही कहा, लोग नफ्सियाती मरीज बन रहे थे, आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था, आपकी जमा पूंजी खत्म होती चली जा रही थी। देखिए जो सेविंग्स थी वो तो लग गई लोगों की, और जो लोगों के जो सेल्समैन थे 15 हमने उन दिनों में देखा कि लोग बड़े आगे आए फलाही कामों में। लाहौर में खसूसन मैंने देखा कि हर चीज़ से बालातर होकर जिसकी जो हैसियत थी उसने अपना किरदार अदा किया। इसको भी हम छोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह न करे हम उस फेज़ में क्यों जाएं, सिर्फ एहतियात कर लें। देखिए थोड़ी सी एहतियात बहुत बेहतर है कि खुदा न खास्ता आप यकीन माने वो बिल्कुल स्टार्ट में जब वायरस ने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की और जिस तरह से लोगों को क्वारंटीन के लिए लेके जाया जाता था, रेस्क्यू की एम्बुलेंस जिस गली मोहल्ले में होती थी वहाँ एक खौफ की अलामत थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मैं जब ये चीज़ें सोचती हूँ, यकीन माने इंतहाई डर लगता है, दुख होता है, अफसोस होता है फिर लोगों के रवैये देख के कि हमने सीखा क्या है। हम तो दोबारा से खुदा ना खास्ता उन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, हम खुद दावत दे रहे हैं कि दोबारा से वो हालात पैदा हो जाएं। ऐसे ही बात है कि मुझे याद है कि जब जिन दिनों का आप जिक्र करिए वो वाकई खौफ वाले दिन थे। उसमें आप देखें आपके सबसे करीबी अजीज़ो अकारे में, और अगर आप क्वारंटाइन हो जाते 10 से 15 दिनों के लिए, क्योंकि शुरू में तो घरों में रहने क्वारंटाइन की इजाज़त भी नहीं थी, तो अगर आप एक्सपो सेंटर या कहीं और किसी PKLI कहीं पे, तो आप, मुझे याद है हमारे जो थे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उनको कोरोना वायरस हो गया तो उनके घर वाले तमाम तर में रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन हमें एक तीसरे बंदे से बड़ी मुश्किल से पता चलती थी। यानी इतना सीरियस इशू था वो। तो फिर बाद में जो है वो कहा गया कि घरों में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। हुकूमत ने भी जो कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन हर काम हुकूमत का करने वाला नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। हमें कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखने की आप लोग अपने काम को जाएं, अपने कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, जरूर जाएं। हम तो चाहते हैं कि हमारे शहर की रौनकें इसी तरह से रहें, हर जगह जो है वो जिंदगी हमें हरी भरी नजर आए, लोगों के कारोबार चलते रहें, घर में खुशहालियां रहें। लेकिन इसके लिए जरूरी है, दुआ करते हैं कि ये वायरस दोबारा अल्लाह ना कराए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी समझनी है, आपको भी समझनी है, आपने भी फील्ड में जाके काम करना है, हमें भी अपने जरूरी कामों के लिए दफ्तर भी आना है, घरों में नहीं रहा जा सकता ना। हम लोगों ने निकलना है, काम करना है, कारोबार करना है, जॉब पे जाना है, और जितने भी लोग देख रहे हैं यकीनन उन्होंने भी लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कर लें, हाथों को बार बार जिस तरह कहा गया कि वॉश करें, साफ़ करें, उसके अलावा जो है वो जो जितने भी SOPs हैं उनका ख्याल रखें, उन पर मुकम्मल अमल दरामद करें, तो इससे बचा जा सकता है। और अपने लिए बड़ी कीमती जान है, इंसान की जान जो है, अपने लिए नहीं तो प्यारों के लिए सोचे, जो घर में आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो आपके अजीज़ व अकारिब होते हैं, जो दोस्त हैं, मतलब फैमिली है आपकी, उसके लिए आपकी जान ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सिर्फ आपने समझना है और इस पे अमल करना है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी इसी तरह से महफूज रख सकते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, एक मैसेज आप तक पहुंचाया था। अच्छा, अब जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं कि केसेस बढ़े हैं, तो कुछ खुद साख्ता खबरें बहुत सारी हम सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें स्कूल बंद होने की खबरें भी थी। और फिर मुराद राज साहब ने इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। स्कूल एजुकेशन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा। बहुत सारे पेरेंट्स उम्र पूछना शुरू कर देते हैं क्योंकि डायरेक्टली कंसर्न होता है पेरेंट्स का इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से जब भी ये चीज़ें हों तो वाज़ेह तौर पर बयान आना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, और ये मैं समझता हूँ अच्छा किया कि स्कूल एजुकेशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि स्कूल नहीं बंद हो रहे। और बल्कि हमने देखा है, मैंने तो स्कूलों में अक्सर देखा है कई मुख्तलिफ मकामात पे कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, और जो है वो एक फासला रखा हुआ है। बल्कि अक्सर स्कूलों में तो अब ये सिस्टम है कि कुछ बच्चों को उन्होंने वीक डे कर दिए, यानी जिस तरह ऑल्टरनेट डे पे बुलाया जा रहा है। तो बड़ा क्लियर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो खबर आती है और वो वायरल हो जाती हैं, और उनकी बाद में उनके हवाले से मालूम होता है कि ये फेक थी। तो ये अच्छी बात है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली वाज़िया किया है कि स्कूल बंद नहीं हो रहे। पहली बच्चों का बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल आप ये देखें कि
तकरीबन 4 से 6 महीने से ज़ायद स्कूल जो है वो बंद रहे, कॉलेज तालीमी पूरा एक साल हम कहेंगे ज़ाया हुआ है। तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर मैं यही चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हम उन हालात के मुतहम्मिल नहीं हैं कि एक बार फिर से पूरा साल स्कूल बंद रहे और बच्चों का साल ज़ाया हो। सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और उमर, मेरा हमेशा से यही पॉइंट है कि स्कूल्स में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं SOPs को फॉलो किया जा रहा है, बाज़ारों में नहीं किया जा रहा है, मार्केटों में नहीं किया जा रहा है। वो फिर वहाँ पर वही बात आ जाती है जो हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि एहतियात मैंने, आपने और ये जो देखने वाले इन सब ने खुद करनी है। देखिए हर इंसान अपनी जिंदगी जान के, वो चाहे स्कूल्स हैं, वो चाहे बाजार हैं, जहां कहीं पे भी आप खुद जा रहे हैं, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस हद तक समझ रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। खैर अगली खबर आते हैं, और अगली खबर है जी बजट के दावों की बात जहां तक की जा रही थी। सूबाई वज़रा के सालाना अखराजात 2 करोड़ 71 लाख तक बढ़ गए हैं। जी उमर, अब देखिए ये वो हुकूमत है, जब आई तो आपको याद है कि उन्होंने कहा जी भैंसों को भेज दें, और मतलब वहाँ पे ऐवान वज़ीर आज़म में जो है ये चीज़ें फजूल खर्ची हैं, और इस तरीके से पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर आज तक खैर वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन अब जब इनके अपने 2 साल, देखिए अब इनके पास बहुत टाइम हो गया, 2.25 साल से ज़ायद इनके पास हुकूमत करते हुए हो गया। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो देखें 2 करोड़ से ज़ायद के अखराजात कर दिए हैं, और जिस तरीके से खबर में कहा गया कि फजूल खर्ची है ना, फिर आप एहतियाती आप जो है वो 5 करोड़ के अखराजात फंड्स मख्तस किए गए थे, और अखराजात 20 करोड़ तक पहुंच चुके थे। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क है, अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब आधा भी नहीं है, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट का डिफरेंस है। फिर आप यहाँ पर देखें कि आप वो लोग हैं जो आप दावा करते थे कि हमने तो जी बड़ी कफायत शुआरी करनी है, फजूल खर्ची, बचत पॉलिसी करनी है, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस तरह। आज तक मैं तो ये कहता हूँ कि आज 2.25 साल के बाद भी आज भी इन्हें वही दौर याद है। भाई अब आपका दौर की बात होती है, आपके हवाले से बात होती है, आपने एक उम्मीद दी थी, हम तो दुआ करते हैं, है ना। मैं तो सीरियसली मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ताला इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे करे, तमाम वादे पूरे करे। अब आप समझदार हैं, उसने क्या क्या वादे किए थे। उसने कहा था मैं बिजली नहीं बढ़ने दूंगा, अगर कर्जा लिया तो ऐसे, मतलब आप अपने वादे पूरे करें अपने जो आवाम के साथ किए हुए। सिर्फ दुआ ही है जो आवाम भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। और हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान, देखें हम कितने उनके लिए वेल विशर हैं। मैं तो देखें कितना वेल विशर हूँ कि मैं कहता हूँ इमरान खान ने जो आवाम से हालात बेहतर होंगे तो उसका फायदा हमें, आपको, सभी को होगा, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। थैंक यू उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में जब दोबारा हाजिर होंगे तो इंतहाई अहम मामले पे बात करेंगे। स्मॉग के बादल शहर में हर जगह देखे जा रहे हैं, धूल मिट्टी, उस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी मिसालें दी जाती थी जो कि सफाई सुथराई और बागों का शहर था, अब क्या हालात हैं, डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। तो नाज़रीन शहर में स्मॉग का राज हर जगह पर देखा जा रहा है, खतरे की घंटी बज उठी है। हमने देखा गुज़िश्ता सालों में स्मॉग की वजह से मामलात बुरी तरह से मुतासिर हुए, लोग जो हैं वो स्मॉग से भी मुतासिर हुए, आंख नाक कान गले की बीमारियों में भी मुब्तला हुए। तो स्मॉग के असरात क्या हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन शहर लाहौर जिसकी सफाई की मिसालें दी जाती थी, जिसको बागों का शहर कहा जाता था, जहां पर चरिंद परिंद की रौनकें थी, वहां पर ऐसा क्या हो गया कि स्मॉग का राज हर तरफ देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं अभी तक की जो सुबह 10 बजे की रिपोर्ट हमारे पास मौसूल हुई है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर का देखा गया, उसके मुताबिक हमारा शहर, शहर लाहौर जो कि बागों का शहर था, वो दूसरा आलूदा तरीन शहर है पूरी दुनिया में। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्मॉग की वजूहात क्या हैं इसकी तरफ भी जाएंगे, इसके खतरात क्या क्या हो सकते हैं इसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि खतरा बढ़ता चला जा रहा है। माजी की मिसालें हमारे पास हैं, 2017 2019 की अगर हम बात करें तो इस कदर बुरे हालात थे, इस कदर स्मॉग का राज था कि हमें अल्टीमेटली डिसीजन ये भी लेना पड़ा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे मामलात जो थे वो महदूद होकर रह गए। 2017 के इस वक्त मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर साल की बात करें तो स्मॉग के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फिर जो हालात बताए जा रहे थे, जिन चीजों को कहा जा रहा था कि खात्मा किया जाएगा जिसकी वजह से स्मॉग बढ़ रही है, उसमें चावल की फसल की जो बाकियात थी उनको जलाया जाता है, उसकी वजह से जो आलूदगी बढ़ रही थी। फिर इसके साथ साथ ईंटों के भट्टे में कहा जा रहा था बार बार जी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लेकर आई जाएगी और इसमें तब्दीली लेकर आई जाएगी। बात वहीं तक महदूद रही,
सिर्फ चीज़ों की निशानदेही की गई लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और हुआ क्या कि निशानदेही करने के बावजूद हालात से बदतर होते रहे, बद से बदतर होते रहे। 2017 के बाद 2019 में स्मॉग का खतरा मजीद बढ़ गया, बहुत सारे लोग भी मुतासिर हुए। हमारा शहर जो है वो आलूदगी में नंबर 1 पर आ गया। इंतहाई वर्स्ट कंडीशन थी, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद होकर रह गए थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस कदर मुतासर हो चुका था कि हर जगह पर आपको हवा में धूल मट्टी नजर आती थी। लोग मुतासिर होना शुरू हो गए थे, आंख नाक कान गले की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सांस के मरीजों के लिए इस कदर ख़तरा बढ़ चुका था कि लोगों को बार बार तिबी माहिरीन की जानिब से मशवरा ये दिया जा रहा था कि वो अपने घरों तक महदूद होकर रह जाएं। ये सब चीज़ें डिस्कस तो कर ली हैं, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि एक बार फिर से ये ख़तरा हमारे सर पर है। 2019 के मनाजिर भी आपने देख लिए और आज 2020 में जब एक बार फिर से वो सीज़न आ चुका है हमारे सर पर और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि स्मॉग पर काबू किस तरह से पाना है। अभी इम्प्लीमेंट किस हद तक हुआ है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन वजूहात स्मॉग की क्या होती हैं वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से हम बार बार देखते हैं शहर में धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बारहा कहा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। ये कार्रवाइयां सिर्फ हमें टाइमली नजर आती हैं, इन पे कोई फॉलो अप ऑपरेशन नहीं होता। और अब तो हालात ये देखे जा रहे हैं, जो रात तक की रिपोर्ट हमारे पास थी, शहर जो है हमारा नंबर 1 पे था पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर। अब उसकी वजह क्या थी कि रात को बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के टाइम कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो ये जो अनासर हैं ये रात को अपनी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि रात शहर पर स्मॉग का राज रहा। हर तरफ धुएं के बादल हमें नजर आ रहे थे। कार्रवाइयां किस हद तक हो रही हैं और जो टीमें हैं वो किस तरह से कार्रवाई करती हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, ये भी हम जानेंगे। धुआं छोड़ती गाड़ियां, यहाँ पर मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही है, क्योंकि जहरीला धुआं जब हवा में शामिल होता है ऑलरेडी वहां पर डस्ट पार्टिकल हैं, मिलकर स्मॉग की वजूहात में से एक ये भी बड़ी वजह है। फिलहाल शहर की सूरत हाल क्या है, सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है, जो हालात हमने माजी के अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए, अब जो हालात हैं, रात तक हमारा शहर जो है जिसकी मिसालें दी जाती थी खूबसूरती में, हर तरफ सब्ज़े हरियाली की बातें की जाती थी, आलूदा तरीन शहरों में पूरी दुनिया पे पहले नंबर पे था, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, अभी आप स्मोक को एक वबा समझें और ये वो वबा है जिसके साथ हमें जीना है। 5 साल हो चुके हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह जो है वो स्मोक जैसे इशू से बच सकें, लेकिन 5 सालों में देखें तो कार्रवाइयाँ सिर्फ की गई हैं, लेकिन कैसे इसको रोका जा सकता है इसके हवाले से कोई ठोस किस्म के इकदाम नहीं किए गए। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, हवा में नमी का तनासब बढ़ता है, टेम्परेचर में कमी आती है, तो साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। कल भी हमने देखा कि लाहौर में सूरत हाल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी रही। अब अगर हम बात करते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर हवाएं चलती रहेंगी या बारिश हो जाती है तो आलूदगी के पार्टिकल हो सकता है मूव होकर ज़मीन पर गिर जाए या उसमें कुछ कमी वाक़ हो। लेकिन अक्टूबर में बारिशें नहीं हैं, नवंबर में कहा जा रहा है कि बारिश होगी, नवंबर में टेम्परेचर में मज़ीद कमी होगी, हवा में नमी का तनासब मज़ीद बढ़ेगा और धुंध पैदा होगी। अगर धुंध पैदा हो जाती है और इसी तरह से फ़ज़ाई आलूदगी रही तो सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब होगी। अब बात करते हैं जी इसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए। 5 साल का दौरानिया गुजर चुका है। कहा यह जा रहा था कि तमाम ऐसे अनासर जो धुआं छोड़े हैं उनकी जितनी भी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको तब्दील किया जाएगा, चाहे वो भट्टे हों, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों। 5 सालों में इम्प्लीमेंट अगर करने की बात करें तो कोई 10 से 15% इम्प्लीमेंट हो सका है। और भट्टों की अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली की बात करें तो तकरीबन 26 भट्टे जो हैं वो सिर्फ अभी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट किए जा सके हैं। और इसके साथ साथ ऐसे ही धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, दीगर अदारों के साथ मिलकर प्लानिंग भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्मोक को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा प्लानिंग भी की जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर रात का डेटा हमारे पास जो आया है वो शेयर करें तो शहर हमारा जो है वो पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। सुबह 10 बजे के जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक दूसरे नंबर पर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में है। तो अगर कार्रवाइयां की जा रही हैं इसके बावजूद ये हालात हैं
तो ये कार्रवाइयाँ किस तरह की हैं, इन पे तो क्वेश्चन मार्क है। कि आपको बात ये बताऊं कि सिचुएशन जितनी मर्जी बुरी हो जाए, महकमा माहौलियात की जानिब से जो मॉनिटरिंग इंडेक्स की मशीनरी लगाई गई है उसमें सब अच्छा दिखाई दिया जाता है। कल मैंने फील किया है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। आप गाड़ी खड़ी करते हो, उसके ऊपर आपको डस्ट जो है वाजे नज़र आती है, आपको कपड़ों के ऊपर गंदगी नज़र आती है, आपको अपने चेहरे पर जो है मट्टी महसूस होती है, सांस नहीं लिया जा रहा था। अगर आप आज भी जाकर पंजाब महकमा माहौलियात की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वेबसाइट है उस पर चेक करेंगे तो वहाँ पर सब अच्छा दिखाया जाएगा और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 80 से 90 के दरमियान शो किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं वहाँ पर सूरत हाल बहुत पैथेटिक दिखाई जाती है। कहा यह जाता है कि अगर 80 क्यूबिक मीटर जो है वो इसका फ़ज़ाई तनासब रहेगा तो सूरत हाल बेहतर रहेगी और महकमा माहौलियात ने कोशिश ये की है कि इनको जो इनकी रेशो आ रही है वो इसी के दरमियान रहे, 80 से 90 के दरमियान। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जानिब से मॉनिटरिंग डेस्क लगाए गए हैं वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा पैथेटिक दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि जैसे ही चावल की काश्त होती है किसान जो है वो जो बाकियत है उनको जलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से देखें तो कूड़े को आग भी लगाई जा रही है। आप ये देख लें कि ट्रैफिक में अगर आप कहीं फंसी हूँ तो आपको वहाँ से धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। आप ये भी देखेंगे कि किसी किस्म का चलान नहीं किया जा रहा, किसी किस्म की रोकथाम नहीं की जा रही। इसी तरह से फैक्ट्री की सूरत हाल है। अभी तो महकमा माहौलियात की जानिब से ऐसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि 7 दिन हफ्ते के काम करेंगी और 24 घंटे काम करेंगी कि वो दिन को भी कार्रवाइयाँ करेंगे और वो रात को भी कार्रवाइयां अमल में लाएंगी। लेकिन इसके बावजूद जो फैक्ट्रियों में ईंधन इस्तेमाल हो रहा है वो भी खतरनाक किस्म की फ़ज़ाइल पैदा कर रहा है। बारहा हम गुज़श्ता 3 सालों से ये सुन रहे हैं कि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा और अभी जैसे आपने बताया 26 भट्टे ऐसे हैं जिन्हें अभी फिलहाल ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां जो कि रात को काम कर रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास चीजें आ रही हैं उसके मुताबिक कंटिन्यूसली शहर जो है वो पहले नंबर पर जा रहा है आलूदा तरीन शहरों में। तो कैसे बेहतरी की उम्मीद होगी फिर? तो आगाज़ है सर्दियों का, मौसम थोड़ा सा बदला है। नवंबर और दिसंबर जो है वो खासे अहम है और आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर में सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी रहेगी, क्योंकि हमने ये देखा कि अक्टूबर में ना तो टेम्परेचर उस तरह से कम हुआ, ना ही खुनकी में इजाफा हुआ, ना ही उस तरह से धुंध छाई है। फिर भी दिन के औकात में या शाम के औकात में आपको महसूस होता है कि आप किसी पॉल्यूटेड जगह पर हैं, आपको सांस नहीं आ रहा है, आपको गंदगी महसूस होती है। तो नवंबर और दिसंबर जो है ये खासे अहम है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर में कमी होगी, धुंध में इजाफा होगा, सबसे अहम इशू जो हमें वबा की सूरत में फेस करना पड़ेगा वो स्मोक का है। तो अगर हम बात करते हैं तिब्बी माहिरीन की जानिब से, तो अभी आपने ये भी देखा है कि कोरोना की सूरत हाल भी दोबारा से बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि इंसान का डैमेज कर रही है। कोरोना के मरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर उनको सांस लेने में मसला होगा, अगर वो कोरोना पेशेंट हैं और वो इस तरह से डस्ट से अफेक्ट होते हैं तो उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है? भट्टा मालकन की बात करें तो उनका ये कहना है कि जी इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। 6 से 7 लाख में एक भट्टे की टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, 1 से 1.5 महीने के बाद वो टेक्नोलॉजी खराब होती है। हुकूमत ने पिछले 2 साल अगर बात करें तो हुकूमत ने ये कहा था कि इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, इनको बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो सके। भट्टा मालकन ये कहते हैं कि मानसून के 3 से 4 महीने उनके भट्टे बंद रहते हैं, फिर स्मोक की वजह से 3 से 4 महीने उनके भट्टे बंद रहते हैं। तो 2 से 3 महीनों के लिए वो भट्टे नहीं चला सकते क्योंकि उनके अखराजात ज़्यादा हैं और मशीनरी को कन्वर्ट करते हैं। नमी जब बढ़ती है तो मशीनरी ख़राब होती है। महकमा माहौलियात ने उसको यकीन दहानी ये करवाई थी कि उनके भट्टे जब कन्वर्ट किए जाएंगे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा किसी न किसी तरह से, वर्ल्ड बैंक के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ, कि वो उनको फैसिलिटेट करे, आसान कर्जे दे, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी वजह से भट्टा मालकान जो है वो नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सके और जिन्होंने ऑलरेडी इस्तेमाल की है नई टेक्नोलॉजी वो भी उस टेक्नोलॉजी को बंद करना चाह रहे हैं। उनका यही कहना है कि 6 से 7 लाख हर 1.5 से 2 महीने बाद उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। ये सबसे पहले श्रीलंका में इम्प्लीमेंट हुई, बांग्लादेश में हुई। फ़ज़ाई इश्यूज़ के हवाले से या फ़ज़ा की तब्दीलियों के हवाले से हम लोग बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजी विदाउट एक्सपेरिमेंट आप नहीं ला सकते। अच्छा सादिया, यही वजूहत है कि फैक्ट्रियों में एक और चीज जिस पे जोर दिया जा रहा था कि दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, और ये तो वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से भी वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी। बिलियन ट्री सुनामी जो था उसके तहत ये अहकामात भी जारी किए गए थे कि जगह जगह जो है वो पाबंद किया जाएगा लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त पौधे लगाए जाएं। क्या कहना है माहिरीन का? क्या एक ये बहुत बड़ी वजह साबित हो सकती है ये डस्ट जो बढ़ती चली जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बदतर होता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने में ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं? दरख्त लगाएं ज़रूर, ताकि आपकी फ़ज़ा पर भी अच्छे असरात पड़ें, ताकि आपका माहौल भी अच्छा हो, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है कि आप दरख्त लगाएंगे तो आप फ़ज़ाई आलूदगी से बच जाएंगे। जिस रेशो से आपके दरख्त की ग्रोथ होती है उससे डबल रेशो से आपकी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है, जो कि इंसानों को भी मुतासिर करता है। उसके साथ साथ आपकी ज़मीन पर जितनी भी अशिया, चाहे वो आपके जानदार हैं चाहे वो आपके दरख्त हैं, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो फ़ज़ाई आलूदगी को इससे रिलेट करना किसी हद तक कह सकते हैं कि हो सकता है बेहतरी आ जाए, लेकिन महकमा माहौलियात की मानता है कि दरख्त जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन हल ये बताया जाता है कि जी या तो बारिश होती रहे या हवा चलती रहे, ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी के थैंक यू सो मच सादिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर सूरत हाल पे किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कितना एक्टिव है महकमा माहौलियात, और इसके साथ साथ जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि स्मॉग के तदारुक के लिए शहर में कार्रवाइयाँ भी हैं, तो किस हद तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सादिया ने हमें बता दिया। अभी हमें ज्वाइन किया है साजिद बशीर साहब ने, जो कि तर्जुमान महकमा माहौलियात है। थैंक यू सो मच साजिद साहब आपके वक्त के लिए। स्मॉग के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, शहर जो है अगर हम देखें तो आलूदा तरीन शहरों में पहले दूसरे नंबर पर मुसलसल जा रहा है। क्या किया जा रहा है महकमा माहौलियात की जानिब से? अब तक क्या कार्रवाइयां की गई हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? बेसिकली आपको इस चीज का तो नॉलेज होगा कि इसको जो क्लाइमेटी जो है वो डिक्लेयर कर दिए पीएम ने ऑलरेडी जी। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की वर्किंग को टेक ओवर कर चुका है पीडीए में। अब हम लोग काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम पिछले सालों में करते आए हैं, भट्टों के खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ, धुआं छोड़ने वाले जीते हैं, नासिर है, स्टबल बर्निंग जीते हैं भी, मगर उसको चूंकि हम हेड पीडीए में कर रहे हैं तो अब चीजें थोड़ी सी अब हम उनके अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं। और अभी प्रेजेंटली 36 डिस्ट्रिक्ट के आपको पता है पंजाब के, और 36 के अंदर जो है स्पेशल स्क्वाड्स बने हुए हैं जो एंटी स्मोक स्क्वाड्स हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट्स को देख रहे हैं, जिसमें भट्टे हैं, फैक्ट्रीज हैं, अगर कोई अपनी फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, और वो डेली बेसिस के ऊपर एक सेंट्रलाइज जिसको बोलते हैं कंट्रोल रूम बना हुआ है पीडीएमए के अंदर, जिसमें इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सब डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं, और वो लोग डेली बेसिस के ऊपर सारे डेटा को सेकंड बाय सेकंड जो है वो उसको एवेल्युएट करके तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाइयों को जो है वो अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सही। साजिद साहब मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि उसी तरह से रात के टाइम ये जो धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां हैं, सुबह के टाइम अगर कार्रवाइयां की जा रही हैं तो रात को ये अपने काम कर रही हैं, और रात का जो हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, शहर हमारा पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी टीमें हैं ये किन बुनियादों पर कार्रवाइयां कर रही हैं, कब कब और कहाँ कहाँ कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? ऑब्वियसली ये शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर सबसे बदतरीन सूरत हाल रहती है उनकी लिस्ट हमारे सामने है, आपको भी पता होगा, तो किस तरह से इन इलाकों में कार्रवाइयां की जा रही हैं? मैं आपको ना दो चीजें ना क्लैरिफाई कर दूं थोड़ा सा ना। देखो, खाली स्मोक के अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा अगर रोल है किसी चीज का तो वो हमारी रोड पे चलने वाली गाड़ियों का है, ट्रांसपोर्टेशन का है। सेकंड, इसके बाद जो स्टबल बर्निंग हम लोग कर रहे हैं, या स्टबल बर्निंग आम रूटीन में अगर हम नहीं भी करते तो ये जो लोग आमतौर पर घरों के बाहर या अपनी आबादियों में या कूड़ा जला देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ये चीजें। ठीक है, हम देखें, आप खुद देखें कि रात को अगर कोई अच्छा साजिद साहब, आपने धुआं छोड़ती गाड़ियों का जिक्र किया तो इधर आपको तमाम साजिद साहब कता कलामी माफ, धुआं छोड़ती गाड़ियों का आपने जिक्र किया तो इधर तो फिर अब तमाम डिपार्टमेंट्स को लूप में लेना है ना। आप जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, धुआं छोड़ती गाड़ियों को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकिन ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट में करती रही, ऑरेंज लाइन मेट्रो चली और चीजें चली,
फिर ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, बसेस का, तो इसमें इनको फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी। इनको पहले लोकल लेवल के ऊपर शहर से चिंची खत्म करना चाहिए था, 200 जो है, और उसके बाद जो HGV व्हीकल्स हैं, पुरानी बसेस वगैरह जो है, उनको इनको रिप्लेस करना चाहिए था CNG बसेस के साथ या इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। और ये वक्त के साथ साथ है, ग्रेजुअली चीजें सीख रहे हैं हम लोग, और मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर अगर इन चीजों का एहसास सबको हो जाएगा तो मेरे ख्याल में बेहतरी एक आ जाएगी। साजिद साहब, लेकिन माजरत के साथ अब हम उस टाइम पे नहीं है कि पिछले 3-4 साल के बावजूद अभी हम सिर्फ सीखते रहें, क्योंकि अब तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, कोरोना है, डेंगू है, और फिर अगर हमारे मामलात स्मॉग की वजह से भी महदूद हो जाए तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, और महकमा माहौलियात की जानिब से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं स्मॉग को लेकर, उस हवाले से आपने हमें बताया। धूमती गाड़ियाँ स्मॉग का एक बहुत बड़ा वजह भी करार दी जा रही हैं, और हम देख रहे हैं शहर में ट्रैफिक इस कदर बढ़ गई है, बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल ऑब्वियसली करना एक बड़ा चैलेंज भी है, और धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई किस तरह से की जाएगी ये हम जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं CTO साहब हमाद आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। CTO साहब, बताइएगा, बड़ी वजह करार दी जा रही है महकमा माहौलियात की जानिब से भी कि धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त सबसे बड़ी वजह है स्मॉग की, क्या कार्रवाई की जा रही है इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी हमने प्रोएक्टिवली काम करते हुए हमने स्मॉग सीजन तो भी शुरू हुआ है, उससे पहले ही हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एट आवर ओन। तो अभी तक हम लगभग 24,671 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। ये तो एक फाइनिंग का पार्ट हो गया, नहीं जी, चलानिंग हो रही है, गाड़ियां चेक हो रही हैं और फाइन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको जब फाइन हो जाता था ये दोबारा फिर भी रोड के ऊपर फ्लाई करती रहती हैं, तो प्रॉब्लम को फिर भी कॉम्प्लिकेट होती जाती है दिन ब दिन। तो उसके लिए एक पिटिशन दायर की गई, एक जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की सरबराही में एक कमीशन काम कर रहा है, जो कि जस्टिस शाहिद करीम है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया है, और उसमें हमारी भी इनपुट शामिल थी कि जो गाड़ियां हैं उनका फाइन बढ़ा के 200 रुपए से 2000 किया जाए। बिल्कुल। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक तो वो हो गया, ये रिसेंटली हमें 2-3 दिन पहले हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। दूसरा, उसने अच्छा काम ये कर दिया कि हमें एम्पावर कर दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और सिटी ट्रैफिक पुलिस को, कि हम ये फाइन करके गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। 3 दिन के लिए गाड़ी बंद रहेगी, और जॉइंट चेकिंग टीम्स हमने बना दी हैं। आज से उन्होंने काम शुरू किया बाकायदा ऑर्डर्स आने के बाद, तो आज भी इस टाइम पे 2 टीम्स। अच्छा हमाद साहब, अगर हम शुमाली लाहौर की तरफ चले जाएं जहाँ पे चिंगचे रिक्शा बहुत ज्यादा हैं, फैक्ट्रियां भी हम देखते हैं उसी साइड पे ज्यादा हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ रूल ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दीगर जो मॉडल शाहराएं हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर शुमाली लाहौर की तरफ चले जाएं जहाँ पर हम चिंगचे रिक्शों की भरमार देखते हैं, वहां पर ये चीजें मेरे ख्याल से कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए हमने जो दो टीम्स बनाई हैं, जो एरियाज आपने पॉइंट आउट किए हैं, रावी रोड है, शादरा वाला एरिया है, इंटरनल सिटी वाली साइड है, वहाँ पे एक टीम काम कर रही है, और इन गाड़ियों को इम्पाउंड किया जाएगा 3 दिन के लिए। उसके बाद ये इनकी जगह भी मुख्तस की गई है कि ये किसकी सुपरविजन में वहाँ पार्क होंगी, तो उसके लिए 3 अड्डे मुख्तस किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जिम्मेदारी होगी कि इन गाड़ियों की सेफ कस्टडी, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये वहाँ पे इम्पाउंड होंगी। एक तो बदामी बाग जो हमारा अड्डा है, लारी अड्डा, वहाँ पे जी, एक सिटी बस टर्मिनल, और तीसरा हमारा जिना टर्मिनल, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद होंगी। उसके साथ साथ जब तक ये व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेके आएंगे, अपनी गाड़ियों को रिपेयर नहीं कराएंगे, गाड़ी रिलीज नहीं होगी। बिलाशुबा ये बहुत ऐसा इकदाम उठाया गया है, इसी तरह से हम इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। क्योंकि बड़ी वजह करार दिया जा रहा है धुआं छोड़ती गाड़ियों को, महकमा माहौलियात अपना काम कर रहा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, महकमा ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि अब इसमें इंतजार नहीं करना। ऑलरेडी हालात बहुत ज्यादा संगीन हो चुके हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे स्मॉग के असरात से, उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, बचा किस तरह से जा सकता है। स्टे विद अस। से खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि स्मॉग की वजूहात क्या हैं, जिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो किस तरह से काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब आपकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किस तरह से एहतियात करनी है, स्मॉग के असरात से किस तरह से बचना है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस मामले पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर राशिद ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि स्मॉग की वजह से नाक, कान,
गला जो है ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं मुतासर होता है। तो स्मॉग एक्चुअली है क्या, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, ये डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा स्मॉग किस हद तक खतरनाक हो सकती है? स्मॉग का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारी सेहत से है और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है उन शहरों में, उन इलाकों में जहाँ स्मॉग ज़्यादा होगी, स्मोक ज़्यादा होगी। सही। और ये बात अब प्रूवन है कि ना कि ये इन्फेक्शंस की वजह है, एलर्जीज़ की वजह है, सांस की बहुत सारी बीमारियाँ इससे होती हैं, इससे कैंसर तक होता है और अर्ली डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है उन एरिया में जहाँ एक्सपोयर टू स्मॉग भी और स्मोक भी दोनों ज़्यादा है। सही सही, यानी ये इस कदर जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 3 सालों से जो हम हालात देख रहे हैं, हम इसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सुस्ती का मुजाहरा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो सांस के जो मरीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती होगी, फिर कोरोना का ख़तरा सर पे हमारे मंडला रहा है, तो इस पर तो बहुत ज़्यादा एहतियात बनती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है हर एज में, स्पेशली छोटे बच्चों को और बड़ी एज के लोगों को। लेकिन ये याद रखा जाए कि जो बच्चे अर्ली एज में स्मोक को एक्सपोज होंगे उनमें अस्थमा का चांस 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। सही। इट मीन्स कि शहरों को अब लिमिट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ग्रीन इफेक्ट्स के नाम से लिए हैं, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हों, स्मोक धुआं जिस भी वजह से निकल रहा है वो बर्निंग से, फ्यूल से, गाड़ियों से और इंडस्ट्रीज़ को तो शहरों से बहुत दूर शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और एक बड़ी खूबसूरत हदीस भी है कि शहरों को लिमिट करो, नई बस्तियां आबाद करो। शहरों को छोटा किया जाए, दूर दूर नई बस्तियां आबाद की जाएं और इंडस्ट्रियल एरिया को इन एनी वे बहुत इंसेंटिव दे के, ज़्यादा इंसेंटिव दे के शहरों से बहुत दूर शिफ्ट कर दिया जाए। सही। अब इसके लिए ऑब्वियसली कानून साजी भी की जा रही है कि FIRs का इंदराज किया जाएगा, लेकिन इस पर अब फौरी अमल दरामद की ज़रूरत जो है वो अब ज़रूरी होती जा रही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत आम कल्चर है कि सुबह स्कूल बच्चों को आप बाइक्स पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों ने अपने काम बाइक्स पे बाहर निकल के सारा दिन जो है, अब असरात से हमने बचना है। ऑलरेडी हम बाहर हालात देख रहे हैं कि डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिन जो है उसमें मज़ीद ख़तरा जो है वो भी लाहक है। वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप घर से बाहर निकलें तो आपको अपनानी है? एक तो ज़रूरी है कि सभी बच्चे भी और बड़े भी, जब आज कल आगे 2 माह हैं, लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द, ये नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम होगा और फरवरी तक चलेगा जी, उसमें बच्चों को भी बड़ों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसा भी अवेलेबल है, घर का बनाया हुआ भी है, मास्क लिया जाए। सही। और बगैर ब्रेकफास्ट के घर से ना निकला जाए। सही। इम्यून सिस्टम और बीमारियों की वजूहात हैंड इन हैंड है। अगर प्रॉपर नाश्ता करके वार्म मिल्क लेके घर से निकले हैं तो बीमारी कम अफेक्ट करेगी। अगर मास्क लिया है तो और बेहतर है। सही। और जो ही स्कूल बच्चा पहुंचे या वापस घर वालिद पहुंचे, नोज़ को, गले को एक दफ़ा फ्लश कर ले। ठीक है। और आउटडोर जगह पे अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज है, एक्सपोजर है, अनड्यू ना किया जाए, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये जो स्मॉग है, स्मोक है, इससे डरने का नहीं है। वक्त के साथ इंसानों ने इसका हल भी निकाला है और हल सीधा ये है कि वक्त के साथ हर चीज़ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ये जितना भी फ्यूल इन द नेम ऑफ पेट्रोल और डीजल हाईली डेंजरस है। ये इसकी बर्निंग इस वक्त डीजल 90%, 80 to 90% बीमारियों की वजह बनी। सही। अब इससे चलने वाली मशीन, इससे चलने वाला व्हीकल सूनर और लेटर हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक। प्लांट्स को हर बंदे के ज़िम्मे होना चाहिए कि 10 प्लांट लगाए भी
اور اس کو اپنے بچوں کی طرح حفاظت بھی کرے. اگر ہم گورنمنٹ بھی یہ کام کر رہی ہے اور ہم بھی ہینڈ ان ہینڈ کر رہے ہیں, ہم اپنی کیا رسپانسبلٹی ہے جو نبھا رہے ہیں ماحول کو صاف ستھرا, سالوں میں آکسیجن سپلائی اتنی بہتر ہو جائے گی, چند سالوں میں. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ, لیکن ہر بندہ اپنے ذمہ 10 پلانٹ تو لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے حل بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ہم ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد ضیاء موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آنکھوں کو اسموگ کس حد تک متاثر کرتی ہے اور کر سکتی ہے, اور احتیاط اس کی کیا ہے؟ میں سب سے زیادہ جو چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں وہ آنکھیں ہیں, ناک ہے. ناک کے اندر بہت فائن آلمائٹی نے جلی لگائی ہوئی, اور یہ وہی ہے جو لنگز تک چلتی, اور یہ چھوٹی سی بھی کیمیکل کو فوراً افیکٹ کرتی. اچھا. اس سے سوزش آتی ہے, اس سے انفیکشن الرجی کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایریاز کو زیادہ سے زیادہ صاف کلین واٹر سے اگر فلش کر دیا جائے اور بلنک زیادہ کیا جائے تو ہم بہت حد تک بچ سکتے ہیں. صحیح. وہ لوگ جن کو آلریڈی الرجی ہے, جن کو ڈرائینس اریٹیشن ہوتی ہے, وہ آرٹیفیشل ڈراپس آتے ہیں آئی ڈراپس کی صورت میں, وہ TRC ہیں نارمل. ٹھیک ہے. وہ اگر ڈالتے جائیں سادہ پانی سے, لائٹ سے ٹھنڈے پانی سے فلش کر دیا جائے, ناک کو نارمل ٹمپریچر سے پانی سے فلش کر دیا جائے, اور جب بھی آپ گھر پہنچیں تو پراپر طریقے سے ناک گلے کو فلش کرنا یا ایک لمبا بات لینا عبادت کی طرح سمجھیں, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر موجودہ سچویشن جو کرونا کی ہے اس کے بعد تو سب لوگوں کو میرے خیال سے اپنے لائف سٹائل کا حصہ یہ چیزیں بنا لینی. اور اگر ساتھ ہم سٹیم لے لیتے تو سمجھیں آئیز, نوز, اسپیشلی لنگس تک اچھے طریقے سے دھلائی ہو گئی. اینڈ دیٹ کلیننگ از ایبسولوٹلی نیسیسری, مسٹ ہے, مینڈیٹری ہے کہ دن میں 1-2 دفعہ اگر پاسبل ہو تو نہ کہ بعد 2-3 دفعہ لیا جائے, ایک دفعہ سٹیم ضرور لی جائے when you reach home from exposure to dust and smoke. صحیح. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اسپیشلی بائکس پہ جاتے ہیں. ویسے تو ہیلمٹ کا استعمال انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے بار بار آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے, لیکن بہت ضروری ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کم از کم آپ جب بھی باہر کہیں سے آئیں سٹیم لے لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ میں بات کرنا چاہوں گی, جو موسم کی تبدیلی کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اس پر اب ایک بہت بڑا خطرہ کرونا کا بھی ہے. سمٹمز وہی ہیں, نزلہ, زکام, بخار. جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور اب بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک مریض ہے, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے موسم کی تبدیلی کے اثرات سے؟ سب سے ضروری ہے کہ ڈرنے کا نہیں ہے, احتیاط کرنے کا. احتیاط زیادہ سے زیادہ کی جائے, اپنی اسمائل کا خیال کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال کریں, ایکسرسائز کا خیال کریں. اگر آپ ان بیسک اپنی امیون سسٹم کو, مدافعت کو, اپنی اسمائل کو ٹھیک رکھتے ہیں. اسمائل کی بات کی, اسمائل کا خیال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے گھر میں, کیونکہ یہ ایک ٹپ ہو جائے گی, لوگ پریشان آج کل اتنے ہیں, تو میں نے کہا چلے آپ سے یہ بھی ٹپ. جو لوگ کہتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں اور ٹائم پہ سوتے ہیں اور ٹائم پہ اٹھتے ہیں, صرف یہ 3 چیزیں, ان کی اسمائل بڑی مینٹین ہوتی ہے. اور جو لوگوں کو دوسروں کو تھوڑی سپیس دیتے ہیں کہ تھوڑی اونچ نیچ گھر میں ہو بھی جائے تو آپ اسمائل سے, سائلنس سے کام چلا سکتے ہیں. If you try to argue somewhere, especially at home, تو you can't win. صحیح. آپ نے ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے, اس کا حل سائلنس ہے. وہ ہر بندے نے گھر میں سیکھ لیا ہوتا ہے, جس نے نہیں سیکھا وہ سیکھ تو لے گا لیکن لیٹ سیکھے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دے دیا, ایک ڈاکٹر آپ کو چپ رہنے کا اور کس طرح سے آپ اپنی اسمائل برقرار رکھ سکتے ہیں یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو اس کے لیے. تو خیر ہم دوبارہ سے آنا چاہیں گے, نزلہ, زکام, گلا خراب, بخار, یہ موسم کی تبدیلی کے اثرات ہیں, ان سے کیسے بچنا ہے ہم نے؟ جو ہی ٹمپریچر چینج ہوتا ہے, ہونا شروع ہو جائے گا, آگے نیکسٹ منتھ میں ڈیفینیٹ چینج ہو جائے گا, اسموک کا چانس اور بڑھ جائے گا. اس کا مطلب کہ وہیکل والے لوگ, انڈسٹریز والے لوگ کچھ تو خدا کا خوف کریں. اپنی گاڑی کو چیک کروانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 90% گاڑیاں, موٹر بائکس دھواں چھوڑ رہی ہیں, ان سب کو بند ہونا چاہیے. صحیح. رادر دین گورنمنٹ بند کرے, آپ جا کے 10 روپے جتنے بھی پیسے لگتے ہیں اس کو ٹھیک کروائیں. صحیح. ہر بندے پہ یہ لازم ہے, فرض ہے, یہ کسی اور پہ نہ ڈالے. یہ انڈسٹریز جو ٹائرز کیوں یوز کیے جاتے ہیں مختلف جگہ پہ جلانے کے لیے, بالکل, جیسے کلیم کیا جاتا ہے کہ بھٹوں پہ اور جگہ پہ فیول میں
रॉन्गली चीज़ें यूज़ होती हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली पॉसिबल हैं और विद इन नो टाइम पॉसिबल है। हर सिविलाइज्ड बंदे को कहे बगैर पता है कि ये धुआं जो उठ रहा है कहीं पे भी हमने कचरे को जलाना नहीं है। रादर दैन हमें पड़ोसी आके कहे तो हमें खुद ही मतलब ख्याल करना चाहिए। अगर हम ये थोड़ा सा कर रहे हैं और डेली एक प्लांट को पानी दे देते हैं और उसकी केयर कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली और आगे आने वाली नस्लों के लिए स्वाब तो स्वाब है, आप ऑक्सीजन का वाफर बंदोबस्त कर रहे हैं। सही। और अगर आप ये कर रहे हैं तो यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग देन। सही सही। तो नाज़रीन आप अपना ख्याल भी रख सकते हैं, एक अच्छा इंसान भी साबित हो सकता है इन सब चीज़ों का ख्याल रख के। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त आप मेरे पास देख सकते हैं मोरो मौजूद है। तो वो लोग जो कि मीठे के शौकीन हैं उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करती रहती हूँ कि मोरो वो ज़रूर जो है वो टेस्ट करें, खाएं, क्योंकि ज़बरदस्त ये चॉकलेट है। कैरेमल चॉकलेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और वो लोग जो कि चॉकलेट के शौकीन हैं बेस्ट ऑप्शन उनके लिए मोरो है, क्योंकि एनर्जी भी इससे जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहती है। और कहीं ना कहीं जहाँ पर आप बिजी हैं, टफ रूटीन है, तो मोरो आपको मुकम्मल तौर पर जो भूख का एहसास है उसको ख़त्म करने में मदद देती है। बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कैरेमल का है। तो मीठे के शौकीन अफराद को मैं सजेस्ट करूंगी कि मोरो का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर क्या है जी? एवेन्यू मॉल जो कि पी ब्लॉक DHA में वाक़ है, इसमें 23 को यानी जुम्मे वाले दिन मल्टी ब्रांड स्टोर ओपन होने जा रहा है, जिसमें 25 से ज़्यादा फैशन ब्रांड ओपन हो रहे हैं, जिसमें आपको तमाम ब्रांड्स पर 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। और मैन, वुमेन, किड्स और हर तरह के फैशन से मुतालिक यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगी। और इसके साथ साथ लाहौर के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट सेंटर प्लेडियम में भी 50% डिस्काउंट होगा जुमे से इतवार तक। जुमे से इतवार तक आप डिस्काउंट से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डेट्स आपने ऑब्वियसली नोट भी कर ली होंगी। 23 से 25 अक्टूबर इन 3 दिनों में एवेन्यू मॉल ज़रूर विजिट कीजिए पी ब्लॉक DHA में, ताकि आप डिस्काउंट से फ़ायदा उठा सकें। जी तो नाज़रीन हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, अब उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। अजीम एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि MMA हेड हैं और मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स हेड हैं। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मार्शल आर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। मार्शल आर्ट है क्या? एक्चुअली MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन हमारे जो पाकिस्तान की पहले दफ़ा जो MMA लीग है वो शुरू हो रहा है। SAG MMA जो है ना वो 5 साल से इवेंट्स कर रहा है, और दिस फ्राइडे ऑन द 23rd उसकी जो इनॉग्रेशन है, जो ट्रायल्स है वो शुरू हो रहा है लाहौर में ऐसे गार्डन्स में। और ये पूरा पाकिस्तान में ये ट्रायल्स होंगे, और इंशाल्लाह 2020 में इतने मतलब पैंडेमिक और स्मॉग और इतनी चीज़ें होने के बाद कोई अच्छा खबर ये है कि पहले दफ़ा पाकिस्तान में ना MMA लीग हो गए इन दिस ईयर इंशाल्लाह। सही। अच्छा, बहुत सारे दूसरे खेल भी हैं जिनको लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं और बहुत ज़्यादा उनका नाम है। मार्शल आर्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या वजूहात हैं जो इसके बारे में लोग इतना जानते भी नहीं हैं और इसमें इतना इंटरेस्ट भी लोगों का नहीं है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है। एक्चुअली MMA स्टैंड फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स, उसमें हर मार्शल आर्ट शामिल होता है। मैं एक बॉक्सर, क्योकुशिन का है, किक बॉक्सर, सब लोग आ सकते हैं उसमें ना। दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्पोर्ट। जो लोग टाइकोंडो प्रैक्टिस करते हैं, जूडो प्रैक्टिस करते हैं, रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो एज सच वो सब स्पोर्ट्स को वेलकम करता है कम्पीट करने के लिए। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब जिस तरह से आपने कहा कि लीग फर्स्ट जो है वो आफ्टर कोविड होने जा रहा है, अब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है, इन्वॉल्व करना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, इवन प्री कोविड कोई लीग नहीं था पाकिस्तान में। मतलब MMA के खिलाड़ी बाहर खेलते थे, MMA के खिलाड़ी पाकिस्तान में भी खेलते थे, लेकिन कोई लीग सिस्टम नहीं है। तो ये पहले दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक लीग बन रहा है, और थैंक्स टू SA गार्डन, SA ग्रुप। और ये जो है ना फ्राइडे के दिन उसकी इनॉग्रेशन है SA गार्डन्स में। और ये जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले हम शुरू करें लाहौर है, लाहौर तो हर जगह का घर है। तो लाहौर से शुरू करके इस्लामाबाद,
इस्लामाबाद से कराची, हर खिलाड़ी वेलकम है, वो हमारे पास आए, कम्पीट करे। मैं इस तरफ ही आना चाह रही थी कि वो लोग जो कि शामिल होना चाह रहे हैं इस लीग में, जैसा कि आपने कहा कि वेरी फर्स्ट टाइम होने जा रही है, तो वो लोग किस तरह इस लीग का हिस्सा बन सकते हैं? कोई स्पेशल तरीकेकार है? जी, उन्हें सिर्फ शिरकत होना अपना CNIC के साथ, एक मेडिकल डिस्क्लेमर वो साइन करेंगे, गम गार्ड जो है ना वो लाजमी है, कप लाजमी है, और वो कम्पीट करेंगे। वो बेसिकली लीग सिस्टम में कम्पीट करेंगे अपने वेट कैटेगरी के अंदर, और जो एलिमिनेशन राउंड तक पहुंच जाएंगे दिसंबर तक उसकी फाइनल्स हो जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा हर वेट कैटेगरी का अपना अपना चैंपियन डिक्लेयर होगा। सही। अच्छा, अब इसको लोगों तक ज़्यादा जो है वो पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि जो लोग इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनको दावत दी जा सके। क्या समझते हैं किस तरह की अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बनाई जा सकती है? एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म है, रिकग्नाइज्ड नहीं है। वो आपको पता भी होगा कि शायद अगर कोई चीज हो आपकी गली के एंड में, लेकिन आपको जिंदगी भर पता नहीं हो सकता, ठीक है। जो उसकी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग है और जो उसकी रीच है वो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, और हम 5 साल से इवेंट्स कर रहे हैं, और हमारे इवेंट्स में ऐसे गार्डन्स में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं लाहौर वो हमारे इवेंट्स पे कम्पीट करने का। 5 साल से हम ये कर रहे हैं माशाल्लाह से। अब जो है ये जो इनिशिएटिव ऐसे गार्डन ने लिया है एक लीग बनाने का, इनकी यही नीयत है कि सालाना ये लीग रहेगा, और इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो मिलेगा पाकिस्तानी खिलाड़ी को, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रमोशंस है 1FC UFC वो फिर भी देख सकते हैं कि यार इस वेट कैटेगरी में ये चैंपियन है, तो शायद अगर उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी जाने के लिए, तो आई थिंक इससे बेहतर कुछ भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग ये कुछ ऐसे खेल हैं कि कहा जाता है जो बड़ा हेल्दी, एक्टिव, बहादुर और जिंदा दिल इंसान है वही खेल सकता है, आम इंसान जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने का सोचे भी ना, ऐसा वाकई है? To an extent, देखो बॉक्सरसाइज काफ़ी मशहूर चीज़ है, आपको याद होगा जुम्बा और ये जो फिटनेस ट्रेंड्स होते हैं, तो द फिटनेस ऑफ अ बॉक्सर और द फिटनेस ऑफ अ मार्शल आर्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मार्शल आर्ट इज वो हर वक्त वो चीज़ है कि कोई बंदा पैदा तो नहीं होता ना ऐसे, वो ट्रेनिंग करके उसकी थ्रू जाता है, और हाँ ट्रेनिंग के थ्रू रहना दैट्स अ वेरी रिगरस टाइम, और हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं एक्चुअली, SAG MMA जो है वो स्कॉलरशिप भी देते हैं ऐसे लोगों को जिनका पैशन हो, उन्हें बॉक्सर बनना है, उन्हें MMA फाइटर बनना है, तो हम लोग एक्चुअली बाकायदा उनको हाउसिंग सप्लीमेंट्स ट्रेनिंग देके उनको फाइटर की अच्छा, तो वो लोग जो कि इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन आपका ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें? जी, आप आ जाए ऐसे गार्डन्स फ्राइडे 23 शिरकत करें, और इंशाल्लाह आप हमारे फेसबुक पे अपडेट रह जाए, आपको इस्लामाबाद और कराची का भी डेट्स और लोकेशंस आपको वहाँ से मिल जाएगा SAG MMA। सही। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि ज़रूर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिस तरह से आपने कहा मौजूद हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, उसको लोगों तक पहुँचाना जो है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है ताकि वो लोग जो कि वाकई इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो आगे बढ़ सकें? बिल्कुल अच्छा सवाल है। अभी आपने एक इश्यू उठाया था स्मॉग का। अब इसमें क्या है कि स्मॉग का टाइमिंग्स होते हैं, मिसाल के तौर पर रश आवर के दौरान, दिन के दौरान ज्यादा होता है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लेट एट नाइट कम होता है। हमने अपना ट्रेनिंग रूटीन को ऐसे चेंज किया हुआ है कि हम कम से कम 400 मीटर किसी सड़क से दूर है, a quarter mile, and our timings are set so that the effect of smog doesn't affect our athletes. सही। हाँ, ये तो हमने ये एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं और मजीद करना चाहिए भी है। अब ऑन सीजन और ऑफ सीजन अब फाइट्स आने वाले, तो ऑन सीजन की ट्रेनिंग और डाइट डिफरेंट है ऑफ सीजन की मिसबत। सेकेंडली, कोई एज ग्रुप भी है जिसको आपने मेंशन कर रखा है कि इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आ सकते हैं? Over the age of 18 for the time being, and it's open to men and women. सही सही। और आपके पास परफेक्ट ट्रेनर मौजूद हैं जो कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी कराते हैं, और इन केस अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसका भी आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट? We have an on-site medical physician, we have an on-site medical facility. हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास एम्बुलेंस भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, और हमारे जो कोचेस हैं ना वो सब पाकिस्तान की लजीज कोचेस हमारे पास है। हमारे पास ब्राजीलियन जिजित्सु का ब्लैक बेल्ट एक्सपर्ट है, हमारे पास एक बॉक्सिंग कोच है फ्रॉम द आर्मी, हमारे पास टाइक्वांडो और क्योकुशिन का एक भी जो है ना सेकंड डैन थर्ड डैन एक्सपर्ट्स हमारे कोचिंग सेंटर्स में। तो हमारी जो फाइटर्स है they really have the best choice. चलें जी, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जो आपकी लीग होने जा रही है उसके लिए जी गुड लक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।